हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सेल्फ इंडक्शन होता है कि अगर किसी भी कोइल के अंदर अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ करंट चेंज कर दें, भाई करंट हम इंक्रीजिंग करें डिक्रीजिंग करें, स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्या कर दें, चेंज करें, तो वो कोइल उस चेंज का अपोज करती है। वो कोइल खुद उस चेंज का अपोज करती है। तो अपोज कैसे करेगी? उसके खुद के अंदर ही एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है जो इस इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का दोनों का अपोज करेगी। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। मतलब सेल्फ मतलब खुद के अंदर चेंज हुआ, खुद के चेंज की वजह से ही खुद के अंदर ही एक दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया और इंड्यूस्ड करंट आ गया जो उसके चेंज का अपोज करता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, इधर किस तरीके से होता है। ये हम एक कॉइल लेते हैं, ये कोई भी कॉइल लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने की लगा दी, बैटरी लगा दी, टैपिंग की लगा दी, एक रियोस्टेट लगा दी। ठीक है भाई, जैसे टैपिंग की को हमने प्रेस किया तो करंट गया, ये करंट गया इसके अंदर ऊपर से, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, ऐसे गया। अब हम रियोस्टेट की को यूज करके इस करंट की स्ट्रेंथ को चेंज करते हैं। मतलब सपोज इंक्रीजिंग कर रही हैं या डिक्रीजिंग करें, तो जैसे ही हमने क्या किया, करंट को हमने इंक्रीज किया, तो इंक्रीज किया तो इस कॉइल के अंदर खुद के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है जो जिसकी डायरेक्शन ये हो जाती है। अगर आई इंक्रीजिंग होगा ना, करंट क्या हुआ, इंक्रीजिंग, मतलब रियोस्टेट से हमने करंट को इंक्रीज कर दिया, तो इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा जो क्या हो, इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है। इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बोल दें, ये ले लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, इसकी डायरेक्शन ये होगी अपोज। अगर इसी करंट को हमने डिक्रीजिंग कर दिया कि कॉइल है, ये कॉइल ली, सेम प्रोसेस हमने फिर से किया, बैटरी लगाई, टैपिंग की लगाई और रियोस्टेट लगा दी। अब की बार करंट को हमने क्या किया, डिक्रीजिंग कर दिया। अभी करंट आई डायरेक्शन तो करंट की यही रहेगी, लेकिन अब की बार करंट क्या है, डिक्रीजिंग है। तो करंट जब डिक्रीजिंग हुआ तो इसमें देखा गया कि भाई इसके अंदर फिर से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आया जिसकी डायरेक्शन जो इसको क्या कर रहा था, अब की बार सपोर्ट कर रहा था। इसकी डायरेक्शन ये आ गई। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आया ना इसके अंदर, करंट को हमने डिक्रीज किया, आई डिक्रीजिंग है, ये करंट डिक्रीजिंग था तो आई क्या था, ई इसको सपोर्ट कर रहा था। जब इंक्रीजिंग था तो ई की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। ठीक है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अब ये तो बात होगी कि क्या है ये। अब ये हम ये पता करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा किस वजह से हुआ। चलो हम डिस्कस करते हैं कि इस टर्न को, इसमें तो बहुत सारे एन टर्न्स हैं, एन टर्न है इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर। तो अब मैं बात करता हूं एक सिंगल टर्न की बात करते हैं। ये टर्न लिया और उसके बाद में एक टर्न और होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे टर्न होंगे, तब जाके तो सोलेनॉइड बनी है ये, तो ऐसे लपेटे गए हैं ऐसे। तो हमने बोला, बात की कि सपोज इसके अंदर है करंट ये था। अब एक बात बताओ, सबसे पहले अगर करंट इंक्रीज करेंगे तो इस वाले टर्न में करंट तो ज्यादा होगा, इस वाले करंट में क्या होगा, टर्न में करंट कम होगा। अबे इंक्रीजिंग तभी तो होगा, अभी इंक्रीजिंग ऐसे तो है नहीं सडनली सब में बढ़ गया, इसमें बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, ऐसे तो निकल के जाएगा। तो पहले टर्न के अंदर करंट इंक्रीज किया तो एक बात सुनो ध्यान से, क्या इसके अंदर फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा? इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू इंक्रीजिंग होगी कि नहीं होगी? इस वाले में भाई इसको अंदर करंट आई बढ़ाया है हमने, तो इसमें बी भी तो बढ़ा, बी भी बढ़ेगी इसकी वैल्यू, तो इसमें बी बढ़ेगा तो इसमें फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी कि नहीं होगी? देखो इसमें करंट बढ़ा तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गया। क्यों? हमें पता है कि करंट B इक्वल टू म्यू 0 NI होता है सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, या बोल सकते हैं अगर सिंगल टर्न की बात करें तो B इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2R होता है। तो दोनों में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है। इस वजह से इस एक टर्न में
करंट इंक्रीजिंग होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो इसका फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा कैसे, फाई इजिकल टू बी ए। अब कोस थीटा होता है, अब इसमें बी बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इस वाले के अंदर एरिया के अंदर बी बढ़ेगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीजिंग। और हमने ये तो पहले ही पढ़ लिया था फ्लक्स के अंदर ही, ठीक है, कि भाई जो लेंज लॉ से डायरेक्शन भी देखी थी हमने। अगर भाई इसका फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा तो ये क्या करेगा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा एक जो इसके चेंज का अपोज करेगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन इसके चेंज के अपोजिट होगी कि नहीं होगी, उसके चेंज के अपोजिट हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके चेंज का ये अपोज करेगा। सेम कहानी इसके साथ होगी, इसके अंदर करंट अब बढ़ गया तो इसमें थोड़ा बढ़ा तो अगला वाला इसका अपोज करेगा, फिर अगला वाला भी अपोज करेगा। जब तक करंट इंक्रीजिंग होगा तब तक इन कोइल के अंदर खुद के अंदर ही खुद की चेंज की वजह से ही एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया जो क्या करता है, इस आई के इंक्रीजिंग का भी अपोज करेगा, आई का डिक्रीजिंग, मतलब जो भी चेंज करेंगे उन दोनों चेंज का ये क्या करेगा, अपोज करेगा। ये तो कहानी होगी सेल्फ इंडक्शन की, ठीक है, ये सेल्फ इंडक्शन का। अब सेल्फ इंडक्शन ये एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेट कैसे करें, अभी सेल्फ इंडक्शन को किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल हम प्रूव करेंगे, ध्यान से देखो इधर। एक्सपेरिमेंटली हम एक सोलेनोइड लेंगे, मतलब सीधी बात है सेल्फ इंडक्शन ये है कि भाई किसी खुद के चेंज का अपोज करे, बस स्ट्रेंथ ऑफ करंट इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेंगे तो दोनों का अपोज करेगा, खुद कोई बाहर से कुछ नहीं, कोयल अपने ही चेंज का अपोज करेगी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से ये हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं इसका। पहला ये बनाया, एक रेजिस्टेंस लिया, इसके साथ बल्ब लगा दिया, एक कॉइल ले ली, इसके साथ भी बल्ब लगा दिया, ठीक है। ये टैपिंग की लगा दी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है R, ये कोयल है L, इंडक्टेंस। दो बल्ब है, B1 और B2 ले लेते हैं, B1 और B2। अब सुनिए ध्यान से, क्या एक्सपेरिमेंट क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे टैपिंग की को प्रेस किया तो हमने देखा कि भाई दोनों में बराबर जा रहे हैं, सारे काम ठीक है, भाई दोनों को करंट आ ही गया इसमें, ये I1 I2 चला गया ऊपर, I1 I2 जो भी चला गया, ठीक है, करंट चला गया। तो हमने देखा कि ये बल्ब तो फटाफट से ग्लो कर गया, ठीक है, ये बल्ब तो क्या है इस तरीके से, एक है एक दूसरा है, ये तो फटाफट से ग्लो कर गया ऊपर वाला B1 बल्ब। लेकिन B2 बल्ब देखा गया कि धीरे धीरे ग्लो किया ऐसे, वो तो ऐसे ऐसे ग्लो कर दिया और ये धीरे धीरे ग्लो किया ऐसे, ठीक है। भाई दोनों में सारे काम एक साथ स्विच ऑन किया है तो दोनों को एक साथ ग्लो करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही हमने स्विच को प्रेस किया तो करंट जीरो से लेके मैक्सिमम तक गया, इसमें भी जीरो से लेके मैक्सिमम तक गया। इसमें तो कोई अपोज करने वाला है नहीं, रेजिस्टेंस है डायरेक्ट, सिर्फ और सिर्फ इसमें डायरेक्ट क्या हो गया, ये तो ग्लो कर गया। लेकिन इस कोइल के अंदर जब करंट 0 to I0 मैक्सिमम गया, I मैक्सिमम गया, तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज हुआ ना, करंट इंक्रीजिंग था कि नहीं था, बिल्कुल था। इसमें करंट इंक्रीजिंग है, अब इंक्रीजिंग है तो एक सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया, इसमें प्रोड्यूस हो गया, जो इसके चेंज का अपोज कर रहा था। तो शुरुआत में बढ़ना चाह रहा था लेकिन उसने अपोज कर दिया तो वो धीरे धीरे बढ़ा, किसकी वजह से, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, जो सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं इस फिनोमेना को। समझ में आया कि नहीं, जो इंड्यूस्ड करंट है जो इसके चेंज का, इसका अपोज का, जो इंक्रीजिंग का अपोज कर रहा था, जिस वजह से ये बल्ब क्या किया, धीरे धीरे ग्लो किया, ये बल्ब फटाफट से ग्लो कर गया। समझ में आया कि नहीं है, ये हो गया एक तो पहला एक्सपेरिमेंट, तो ये हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट और देखते हैं, देखो ध्यान से इधर। एक और ले लेते हैं, देखो तो ध्यान से, एक ये ले लेते हैं, एक कॉइल ली हमने, ये बैटरी लगा दी, टैपिंग की लगा दी,
बल्ब लगा दिया पैरेलल में, और उसके पैरेलल में एक लगा दिया हमने कॉइल, इस तरीके से। ये कोई मटेरियल नहीं थी इसके, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से, ये तो है कॉइल सी, प्रेस किया, प्रेस करके हमने रियोस्टेट को हमने क्या किया, इसके अंदर या एक रियोस्टेट और लगा देते हैं, जो इसको सेट कर दिया हमने करंट, एक फिक्स करंट सेट कर दिया, बल्ब ग्लो कर रहा है लगातार। अब क्या किया, अब टैपिंग की को रिलीज करते हैं। टैपिंग की को रिलीज करें तो क्या होना चाहिए, बल्ब बंद हो जाना चाहिए, पर ब्राइटनेस मैक्सिमम यहाँ पे है, ब्राइटनेस थी ये पूरी। अब जैसे हमने स्विच को ऑफ किया तो बल्ब बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, जैसे ही की को रिलीज किया ये एक बार ज़्यादा ग्लो करता है और उसके बाद बंद होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ग्लो ज़्यादा क्यों करना चाहिए, ये तो बंद होना चाहिए था। अगर कुछ नहीं होता तो ये क्या होना चाहिए था, बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या करता है, ये बल्ब है, यहां पे जैसे हम की को रिलीज करेंगे तो की रिलीज करेंगे तो इस वाली कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो क्या आएगा, सेल्फ इंडक्शन जो होगा वो इसका सेल्फ इंडक्शन क्या करेगा, इसका सपोर्ट करेगा भाई। अगर भाई वो करंट कम होना चाहता है लेकिन इसके अंदर एक और इंड्यूस्ड करंट आ गया, सेल्फ इंडक्शन आ गया, जो उस करंट के अपोज का क्या कर रहा है, अभी जो चेंज हो रहा था ना, अगर ये डिक्रीज होना चाहता है तो वो इसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया, इसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये बल्ब क्या हुआ, एक बार ज्यादा ग्लो किया और उसके बाद बंद हुआ, ठीक है। ये भी किसकी वजह से, सेल्फ इंडक्शन की वजह से। अब सुनो भाई ध्यान से, इसके बाद आता है अगर सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है क्या चीज, देखो इधर सेल्फ इंडक्शन हो गया, अब आता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और इंडक्टेंस भी कहते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टेंस। हमें पता लग गया क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमने पता लगा लिया। अब इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल, अगर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई, पता है हमें क्यों, कोई भी कोइल लेंगे, सिंगल कोइल लेंगे तो उसकी म्यू 0 आई अपॉन 2 आर, कोइल के लिए, सिंगल कोइल के लिए, ठीक है। अगर सोलिनॉइड के लिए लेंगे तो म्यू 0 एन आई होता है, बी इक्वल टू, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई कैसे हो गया, ये होता है, क्यों, क्योंकि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है। अब बी एक सिंगल कोइल के लिए म्यू 0 आई अपॉन 2 आर होता है, एक सोलिनॉइड के लिए बी इक्वल टू म्यू 0 एन आई होता है। दोनों के अंदर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आया कि नहीं आया। अब हमें पता है फाई इक्वल टू जो होता है वो बी ए कोस थीटा होता है, ये हमें पता है। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होता है और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों, इसकी वजह से, इसकी वजह से फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो सकता है। अब सुनिए ध्यान से, फाई इक्वेशन फर्स्ट को हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इक्वल टू क्या हो गया, एल आई। इस एल को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए ये किस तरीके से, एल की वैल्यू हो गई। अब हमें पता है अभी फाई ई इजिकल टू जो होता है वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, इजिकल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। फाई की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से क्या होगी, ई इजिकल टू माइनस डी अपॉन डी टी एल आई, तो ई इजिकल टू हो गया माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा किसी भी कोइल के अंदर। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, माइनस एल डी आई अपॉन
dt। जो L है वो कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है कोएफिशिएंट, उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए इक्वल माइनस एल डी आई बाई डी टी हो गया कि नहीं हो गया? ये किस तरीके से काम करता है? जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने एक तो रेजिस्टेंस में पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। इंड्यूस नहीं बोलते, सॉरी, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। फिर कैपेसिटर में V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे इंडक्टर के अंदर E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इसको हम और भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस एल आई टू माइनस आई वन डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन, ये भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर भाई हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे तो एक फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट डिवाइड बाई फाइनल टाइम डिवाइड बाई इनिशियल टाइम, जितना टाइम तक चेंज हुआ करंट वो टाइम है डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से, ये हो गया। अब क्या करें, इसकी यूनिट और डायमेंशन किस तरीके से बताया जाए? तो एल की वैल्यू कितनी होगी? एल की वैल्यू कैसे बता सकते हैं? माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ये हो गया एल डी आई बाई डी टी। अब सुनिए ध्यान से, एल इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस ई के बराबर होगा। कब? जब डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो? यूनिट हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं? द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिट। समझ में आया कि नहीं है? उसे सेल्फ इंडक्शन की, देखो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज आल्सो डिफाइंड एज और आल्सो इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल व्हेन द यूनिट करंट पर सेकेंड इज चेंजेस, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिट, उसके बराबर होगा ये, उसके बराबर, ठीक है। डी आई बाई डी टी की वैल्यू होगी, ठीक है भाई। अब सुनो ध्यान से, इस एल की जो यूनिट है उसकी यूनिट होती है हेनरी, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या है? हेनरी, हेनरी होती है। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन यूनिट क्या होती है? हेनरी। एच से डिनोट करते हैं, कैपिटल एच, स्मॉल हेनरी, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है। अब देखो भाई, यहां तक एक बार नोट कर लो, उसके बाद इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। कर लिया भाई? अब देखो, हेनरी जो होता है वो किसके बराबर होता है? देखो ध्यान से, हेनरी जो होता है वो किसके बराबर होता है? देखो, हेनरी मतलब इसकी यूनिट है, तो ई डी आई बाई डी टी है, इसके बराबर लिखेंगे तो ये किसके बराबर होगा? देखो ध्यान से, इसकी यूनिट है, हेनरी जो है वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। ई की यूनिट क्या होती है भाई? वोल्ट। सेकंड ऊपर चला गया, डिवाइड बाय करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। वोल्ट सेकंड पर एम्पियर होती है कि नहीं होती? वोल्ट सेकंड पर एम्पियर भी इसी के बराबर होता है हेनरी। अब हेनरी, अगर 1 हेनरी डिफाइन करें, अगर 1 हेनरी किसके बराबर होगा? तो देखो ध्यान से, अगर बोल दिया जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, वो यूनिट है किसी भी कॉइल के अंदर, डी आई बाई डी टी की वैल्यू तो 1 है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया? इस चेंज ऑफ करंट की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आया? 1 वोल्ट डेवलप हुआ, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? जो इसकी वैल्यू इंड्यूस्ड जो सेल्फ इंडक्शन के बराबर क्या हो गया? 1 हेनरी हो गया। 1 हेनरी मतलब क्या बोला जाएगा? 1 वोल्ट डिवाइड 1 एम्पियर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 हेनरी, इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 हेनरी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कॉइल के अंदर 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो उस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अगर 1 वोल्ट होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू 1 हेनरी होगी, ठीक है। ये हो गया 1 हेनरी। अब करते हैं इसका डायमेंशन, डायमेंशन फॉर्मूला। देखो ध्यान से, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका?
डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला देखो, L इजिकल टू माइनस ई डी आई बाई डी टी, ये है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उल्टा कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नीचे आएगा, ये अपॉन डी आई बाई डी टी हो गया। ई इजिकल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता ना, तो एल इजिकल टू माइनस ई डी आई बाई डी टी हो गया। अब देखो एल ये क्या है, वोल्ट, डिवाइड बाई एम्पियर सेकेंड, एम्पियर अपॉन सेकेंड, तो वोल्ट है उसकी यूनिट क्या होती है, तो V इजिकल टू क्या W अपॉन क्यू होती कि नहीं होती? V इजिकल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू। भाई एम्पियर की तो ए ही है, सेकंड की T1 है, हमें वोल्ट की यूनिट निकाली है, अगर वोल्ट की यूनिट निकल जाए तो बात बन जाए, तो डायमेंशन फॉर्मूला फिर तो निकल ही जाएगा। तो L इजिकल टू कितना हो गया, W अपॉन क्यू, और डिवाइड में क्या था, एम्पियर डिवाइड बाई सेकेंड, ठीक है, ये आ गया कि नहीं आ गया, I बाई टी हो गया कि नहीं हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये I बाई टी लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू I बाई टी, तो ये ऊपर कितना हो गया, W T डिवाइड बाई Q I, तो W की वैल्यू कितनी होगी, M1L2T माइनस 2 डायमेंशन फॉर्मूला होता है, टाइम का हो गया T1 डिवाइड में Q की वैल्यू होती है 80, A1 T1, और इसकी होती है 81, जो कटे काट दो, ये कट गया, ये A2 हो गया, तो ऊपर कितना हो गया, M1L2T माइनस 2, और ये A1 A2 ऊपर जाके कितना हो गया, A माइनस 2। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नोट करो फटाफट से, कर लिया नोट। अब देखो ध्यान से, इसके बाद कुछ इसके बारे में अपन देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन तो बता ही दी थी, अब ये किस तरीके से यूज करें सर्किट के अंदर, सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बारे में बता रहे हैं। देखो ध्यान से भाई, हमने क्या किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे अब यहाँ पे। अगर सपोज एक कॉइल लिए, इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे करें, ये इसमें I है और इंक्रीजिंग है, I क्या है, इंक्रीजिंग है, समझ में आया कि नहीं है, तो I इंक्रीजिंग होगी, तो एक इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ना, जो वो कैसे आएगा, देखो ध्यान से, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ये होगी कि नहीं होगी, तो वो कितनी होगी, तो हम इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखो इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये इंड्यूस्ड करंट ही तो होगा, ये ईएमएफ इधर है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, ठीक है ना। अब देखो, तो ये एक बैटरी को रिप्लेस कर दो, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर ये I ऐसे ही डिक्रीजिंग होता, I डिक्रीजिंग होता है, इसमें डिक्रीजिंग है, तो I डिक्रीजिंग होता तो इसको बैटरी बनाते जो इसका सपोर्ट करता, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, इसका सपोर्ट करता, सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो सपोर्ट करता है इसको, तो ये बैटरी हम बनाते ऐसे, इसकी डायरेक्शन ये होती, इसकी डायरेक्शन ये थी, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती भाई, डी आई बाई डी टी। ये होती, समझ में आया कि नहीं है, इसकी वैल्यू ये होती, समझ में आ गया। चलो इसे नोट करो, ये सर्किट में ऐसे रिप्लेस करेंगे हम, जब भी कोई इंडक्टर आए या कोयल आए, सोलेनोइड आए, तो उसके अंदर अगर पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह निकालना है ना, तो उसको एक बैटरी बनानी पड़ेगी, और वो बैटरी कैसे बनेगी, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, इस तरीके से उस एल की तरह रिप्लेस कर दो उसको, और उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। फिर तो हमें ये तो हमें सोल्व करने आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने सोल्व किए थे सर्किट, तो इसको इंडक्टर ने मान के E माइनस एल डी आई बाई डी टी मान लो, और उसको बैटरी लगा दो। बैटरी की डायरेक्शन कहाँ होगी, जो चेंज हो रहा है उससे अपोजिट, जो भी चेंज हो रहा है उसके अपोजिट इसकी डायरेक्शन होगी। जैसे मैं बताऊं तुम्हें, चलो इसको मिटा देता हूं, किस तरीके से किया जाएगा, ये ली, चलो हमने एक इंडक्टर ली, ये एक इंडक्टर लेके ये हमने एक बैटरी लगा दी, ये कोई भी बैटरी लगा दो, ये पॉइंट, ठीक है भाई, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, 10 वोल्ट की बैटरी है, इसमें 2 एम्पियर पर सेकंड की करंट इंक्रीजिंग है, 2 एम्पियर पर सेकंड से करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है भाई।
कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L की वैल्यू है 5 हेनरी। इस कॉइल की कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू कितनी है? 5 हेनरी है। तो किस तरीके से करेंगे इसको, देखो ध्यान से। अब इसको एक मैं बैटरी से रिप्लेस करूं। अब एक बात हो, इंक्रीजिंग है तो सीधी बात ये आएगा। और इसके लिए मैंने बैटरी क्या लगाई थी? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसमें मैं बैटरी लगा सकता हूँ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? E इजिकल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। नेगेटिव साइन तो अपोज का बारे में बताता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? E इजिकल टू एल की वैल्यू कितनी? 5 और डी आई बाई डी टी कितनी? 2। तो इसकी वैल्यू 10 वोल्ट आ गई कि नहीं आ गई? इसकी वैल्यू कितनी आई? 10 वोल्ट। तो इसका मतलब कितना हो गया? ये प्लस माइनस 10 वोल्ट आया कि नहीं आया? और ये फिर 20 ले लो 20 वोल्ट की बैटरी है। ये क्या है? ये 20 वोल्ट की बैटरी है। अगर वी ए माइनस वी बी निकालें तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, देखो प्लस से माइनस आएगी तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल -10, वी ए -10 और ये +20 माइनस वी बी प्लस वी बी इजिकल टू 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? वी ए माइनस वी बी कितना? ये हो गया +10 प्लस वी बी माइनस आएगा, सॉरी भाई, माइनस वी बी इजिकल टू 0। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी आई? -10 वोल्ट आई। -10 वोल्ट आ गई कि नहीं आ गई? अब करते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड होगा, ठीक है भाई। ये टॉपिक किस तरीके से करेंगे, देखिए ध्यान से। इधर हमने क्या किया, एक सोलेनॉइड ली, ये सोलेनॉइड, ठीक है। इसमें करंट चेंज करेंगे तो किस वजह कितनी वैल्यू आएगी इसकी, देखो ध्यान से। इसकी लेंथ है L सोलेनॉइड की, ये रेडियस है सोलेनॉइड की R, ठीक है। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल कैपिटल N। तो इसमें क्या किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? B इक्वल टू μ0 NI के बराबर होता है कि नहीं होता? I करंट जा रहा है इसमें, तो B की वैल्यू कितनी होगी भाई? μ0 NI बाई L कर सकते हैं। क्यों? हमें पता है कि भाई N इजिकल टू होता है, यस, नंबर ऑफ N इजिकल टू N बाई L बोल दो। N इजिकल टू कितना? N बाई L, क्योंकि N ये होता है, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं इसकी वैल्यू। तो B इजिकल टू μ0 NI बाई L होगी इसकी वैल्यू। अब देखिए फ्लक्स जो होता है फाई इजिकल टू, वो क्या होता है? NBA के बराबर होता है कि नहीं होता? कोस थीटा, क्योंकि हम बोलते हैं कि ये सारे के सारे जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मान के चलेंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या है? NBA, थीटा की वैल्यू तो 0, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड, तो फाई की वैल्यू कितनी आगे भी देखा जाए तो इसमें, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना N, B की वैल्यू कितनी आएगी? μ0 NI बाई L इंटू A, ठीक है भाई। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? μ0 N स्क्वेयर IA बाई L हो गया कि नहीं हो गया? इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। फ्लक्स आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हमने निकाल ली भाई। अब फ्लक्स इजिकल टू, एक तो फाई इजिकल टू दिया होता है, और दूसरा अभी थोड़ी देर पहले सेल्फ इंडक्शन फाई इजिकल टू हमने पढ़ा LI के बराबर होता है, इक्वेशन नंबर 4 हमें पता है। थर्ड और फोर्थ से देखा जाए तो क्या किया जाए, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करेंगे तो ये क्या आएगा? LI इजिकल टू μ0 N स्क्वेयर IA बाई L, इसकी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? I से I उड़ा दो, उड़ गई, तो L की वैल्यू कितनी आई? μ0 N स्क्वेयर A बाई L। या क्या ये सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू है कि नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। एरिया और आगे करना चाहो तो पाई R स्क्वेयर कर दो, तो L इजिकल टू इसी को हम लिख सकते हैं μ0 N स्क्वेयर पाई R स्क्वेयर बाई L लिख सकते हैं। ये भी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किसका होता है?
सोलेनोइड गए होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो करो नोट फटाफट से इसको। कर लिया भाई? देखो ध्यान से। अब आता है ग्रुपिंग ऑफ कॉइल। अब भाई हम किसी कॉइल को ग्रुपिंग करें तो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू क्या होती है? ठीक है भाई, तो इसकी वैल्यू किस तरीके से करेंगे? देखो ध्यान से। पहले ग्रुपिंग ऑफ कॉइल बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। देखिए इधर एक कॉइल ली, दूसरी कॉइल ली, तीसरी कॉइल ली, ऐसे लगा दी, बहुत सारी कॉइल ले ली। ठीक है, बाद में एन ले लेंगे, 3 लेके कर देते हैं। ठीक है, ये कॉइल है, ये मान लिया बैटरी है। जब इसमें करंट कितना गया भाई? आई गया, तो इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी, सब में जाएगा। सब में आई की वैल्यू बराबर होगी कि नहीं होगी? लेकिन सब में इसमें L1 है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसमें L2 है, इसमें L3 है। ठीक है, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो कितना आएगा? E1। क्यों भाई? क्योंकि E इक्वल टू L di/dt होता है, तो L की वैल्यू चेंज है तो E की वैल्यू तो अवश्य चेंज आएगी। इसकी वैल्यू यहाँ E2 ले लें, यहाँ E3 ले लें, आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बोल दूँ E इक्विवेलेंट ले लूँ भाई मैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक यह इंड्यूस्ड ईएमएफ E बोल देते हैं उसके यहाँ पे, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी L इक्विवेलेंट ले लेता हूँ मैं, L इक्विवेलेंट इंड्यूस्ड। ठीक है, तो पहला काम हमें पता है E इजिकल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब इसका पोटेंशियल दोनों तीनों जुड़ जाएंगे, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा? तो E1 प्लस E2 प्लस E3। अब देखो E इजिकल टू होता है L di/dt। अब देखो करंट है वो सब में di/dt है कि नहीं है? अब करंट एक में चेंज करेंगे तो उतना ही तो करंट सब में चेंज होगा, इसमें जितना करंट चेंज होगा उतना ही होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? E इजिकल टू E1 की वैल्यू कितनी है? L, तो E इक्विवेलेंट बोल दूं मैं, इसकी फॉर्मूला तो यही है। तो L1 di/dt आएगा कि नहीं आएगा? E2 की वैल्यू कितनी आएगी? L2 di/dt होगा कि नहीं होगा? E3 की वैल्यू कितनी होगी? L3 di/dt होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये सारी वैल्यू इसमें इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो कितनी आएगी? E की वैल्यू कितनी? L इक्विवेलेंट di/dt, L1 di/dt, L2 di/dt, L3 di/dt। di/dt कॉमन आगे कट गया, तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई? L1 प्लस L2 प्लस L3। अगर ये n कॉइल होती सीरीज में तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होती? L1 प्लस L2 प्लस L3 Ln। ये क्या होगी? n कॉइल अगर सीरीज में होती तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू उनकी सीरीज की जो जितने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की इंडिविजुअल वैल्यू उनको सम के बराबर इक्विवेलेंट आ जाएगी। नोट करो फटाफट से। नेक्स्ट आता है पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग होगी, अब आता है पैरेलल ग्रुपिंग। देखिए ध्यान से, पैरेलल ग्रुपिंग क्या होगा? अगर कॉइल पैरेलल में कनेक्टेड हो तो क्या होगा? ये है इधर, ये है इधर, बहुत सारी कॉइल हमने लगा दी पैरेलल। एक है, 2 कॉइल हैं, 3 कॉइल। इसका L1 है, इसका L2 है, इसका L3। अगर Ln भी लगा देना तो ऐसे लग जाएंगी भाई, ये Ln वाली कॉइल लग जाएगी, ये Ln। ठीक है, अब देखो भाई एक बात बताओ, इसमें करंट आई गया है सपोज, तो इसमें कितना गया? I1, इसमें I2, इसमें I3,
इसमें IN चला जाएगा, तो यही तो फर्क पड़ेगा। तो एक बात बताओ, टोटल करंट I इजिकल टू किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। देखो I है, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, सीधी सीधी बात ये है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 डैश डैश IN हो गया। अब क्या किया जाए, हमें पता है कि भाई L इजिकल टू E अपॉन DI बाई DT होता है, ठीक है। तो इसके वैल्यू क्या करें, डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू T, ठीक है। तो DI बाई DT, DI1 बाई DT, DI2 बाई DT, DI3 बाई DT, DIN बाई DT के बराबर, ये होगा कि नहीं होगा? ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता है E इजिकल टू LDI बाई DT होता है, होता ही नहीं होता? DI बाई DT, अब देखो DI बाई DT की वैल्यू कितनी होगी? E बाई L, माइनस लेंगे तो भी माइनस से माइनस कटे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो। DI बाई DT E बाई L हो गया, ये E इक्वलेंट बोल दो पहले वाले कंप्लीट के लिए। तो DI1 बाई DT E बाई L1, DI2 बाई DT E बाई L2। अब तुम बोल रहे होगे कि E की वैल्यू कॉमन क्यों ली? अबे E की वैल्यू तो जितने बैटरी के अंदर पोटेंशियल है वही तो पोटेंशियल आएगा, इसकी वैल्यू तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो पैरेलल के अंदर कॉमन ही होगा, सबका कॉमन होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ पैरेलल में। तो E बाई L2, DI3 DT E बाई L3 और DIN बाई DT E बाई LN, सारी वैल्यू इसमें पुट करो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? E बाई L इक्वलेंट E बाई L1 प्लस E बाई L2 प्लस E बाई L3 E बाई LN, ये हो गया। E कॉमन आगे कट गया, तो 1 बाई L इक्वलेंट इजिकल टू कितना आ गया? 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 1 बाई L3 1 बाई LN। जैसे रेजिस्टेंस की सीरीज और पैरेलल के होते थे वैसे ही इसके होंगे भाई, R की जगह इसमें L लगा देंगे, ठीक है। मेथड तो अलग है लेकिन फॉर्मूला तो सेम है ग्रुपिंग ऑफ कॉइल का। फटाफट से नोट कीजिए जल्दी से, कर लिया भी नोट? देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, एक छोटा सा टॉपिक और बताता हूँ, नॉन इंडक्टिव क्या कोयल क्या होती है? देखो ध्यान से, अभी जिस कोयल में हम बोले कि कोई करंट कोई अपोज नहीं हो, कोई नॉन इंडक्टिव कोयल, देखो इधर जैसे ये एक सिंगल कोयल लेते हैं पहले, तो इसमें हम करंट चेंज करेंगे, तो करंट चेंज करेंगे तो जैसे इंक्रीजिंग होगा तो हमें पता है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर आएगा, डिक्रीजिंग होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर आ जाएगा। लेकिन अगर ये आए नहीं तो कैसे बनाएं कोयल? हम दो डबल डबल टर्न लेंगे। कैसे? जैसे एक कोयल ये लिया, ऐसे बनाए, सपोज ये थोड़े से बना के टर्न की बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे, और ये वापस घूम के इसी के साथ आ जाए, मतलब डबल डबल टर्न लपेट के बनाए किसी कोयल को, ठीक है भाई। एक में तो करंट इधर जा रहा होगा तो दूसरे में करंट इधर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? बताओ। ये अगर किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिया जाए तो एक में करंट तो ऐसे गया, घूम के ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये घूम के करंट ये ऊपर वाले में जा रहा था, इसमें वापस आ रहा है, ठीक है, ऐसे घूम के फिर इसी तरीके से आएगा। मतलब क्या हुआ? अगर एक में इंक्रीजिंग इधर होगा तो दूसरी में उसी टाइम पे इंक्रीजिंग क्या होगा? इधर। तो जितना ये ईएमएफ जनरेट करेगी उतना ही ये भी तो जनरेट करेगी। तो इस कॉइल को बोलते हैं नॉन इंडक्टिव कॉइल। नॉन इंडक्टिव कॉइल मतलब डबल टर्न लो और उनको लपेट के जो कॉइल बनाई जाए नॉन इंडक्टिव कॉइल होती है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसके बाद आता है, देखो इधर इधर एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल। कॉइल के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है? देखो ध्यान से, हमें पता है
ई इजिकल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले, डायरेक्शन नहीं ले, तो हम ये बोल देंगे ई इजिकल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। ठीक है, अब किसी कोयल को हमने लिया, उसमें इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। कब आएगा? जब हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी लिया, करंट चेंज करेंगे तो ही आएगा। ठीक है, अब देखो इधर हमें पता है कि भाई डी डब्ल्यू अपॉन डी टी ई आई के बराबर होता है कि नहीं होता। ई यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इसको पावर भी बोल देते थे, पी इजिकल टू ई आई होता है, हमें पता है। ठीक है, ये ई क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ है, आई क्या है? करंट है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, अगर मैं इसको कैपिटल की बजाय स्मॉल ही लिख देता हूँ, क्योंकि हमने स्मॉल लिया है, ई आई के बराबर होगा। ठीक है रे, पावर इजिकल टू ई आई होता है, ये हमने पढ़ लिया था पहले, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, पी इजिकल टू ई आई। ये पावर कौन से है? डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये किस तरीके से है? वर्क डन होगा तभी तो हुआ। अरे करंट इंक्रीजिंग हुआ तो उसने वर्क डन तो किया ही, तो वो जो वर्क डन करेगा वही किस में स्टोर हो जाएगी? एक तरीके से एनर्जी स्टोर होगी। तो किस तरीके से? देखो ध्यान से इधर, इसको डी डब्ल्यू अपॉन डी टी बोलते हैं। ई की वैल्यू इक्वेशन पुट कर दें इसके अंदर, ई की वैल्यू से पुट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन ले लो, सेकंड में पुट किया तो ई की वैल्यू कितनी आई? सॉरी, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आई? ई एल डी आई बाई डी टी इंटू आई आया कि नहीं आया? ये वैल्यू आ गई। अब देखो डी टी से डी टी कैंसिल, तो डी डब्ल्यू इजिकल टू कितना आ गया? एल आई डी आई। हमें इंटीग्रेशन करना है, किससे कहाँ से कहाँ तक? शुरू में करंट कितना था? 0, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दें, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन। अब शुरुआत में कितना था? रेस्ट में था, तो करंट की वैल्यू 0 थी, बाद में करंट की वैल्यू मैक्सिमम आई है, तो 0 से लेकर आई तो गया करंट। सोलेनॉइड में कब आया था इंड्यूस्ड ईएमएफ? जब करंट की वैल्यू 0 से आई तक गई है, तभी तो आया इसमें, तभी तो चेंज हुआ। तो इसमें कितना है? लिमिट लगा दो, एल आई डी आई 0 टू आई, इंटीग्रेशन करें तो इसका वर्क डन तो आ गया डब्ल्यू, और इसके कितने? एल आ गया बाहर, आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दो 0 से आई, ये वैल्यू होगी डब्ल्यू ही यू बी हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन सॉलिड। ठीक है, और कोयल हाफ एल आई स्क्वायर, याद रख लेना एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? हाफ एल आई स्क्वायर होगी। ठीक है, अब देखो एक और होता है इसके अंदर, आगे भाई एनर्जी स्टोर्ड तो हमने निकाल लिया, हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी, पहले ये यहां तक नोट करो, उसके बाद करते हैं एनर्जी डेंसिटी। नोट देखो ध्यान से इधर, अब देखो एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी। पहले इसको और थोड़ा आगे करें तो हाफ यू बी इजिकल टू, एक तो हाफ एल आई स्क्वायर होता है और दूसरा इसकी वैल्यू और भी होती है। देखो इधर ध्यान से, यू बी इजिकल टू एक तो आ गया हाफ एल आई स्क्वायर। अगर सोलेनॉइड की टर्म में ही लें, अगर एक सोलेनॉइड ले लिया हमने, उसकी लेंथ है एल, नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसमें एन। ठीक है, एरिया इसका है ए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसमें? म्यू 0 एन आई बाई एल होगा कि नहीं होगा? इसमें होगा। तो आई की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे बताओ? बी एल अपॉन म्यू 0 एन, ये वैल्यू होगी कि नहीं होगी? म्यू 0 एन, ये लिख सकते हैं आई की वैल्यू। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसको दे दिया। अब देखो इसके बाद में हम लिखें आगे भाई एल की वैल्यू क्या होगी? एल की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन सोलेनॉइड के लिए हमने निकाला था ना, म्यू 0 एन स्क्वायर ए बाई एल था कि नहीं था? अभी थोड़ी देर पहले निकाला था स्टार्टिंग में। अरे सोलेनॉइड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू निकाली थी हमने अभी, तो म्यू 0 एन स्क्वायर ए बाई एल होगी। ये दोनों वैल्यू है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? यू बी इजिकल टू 1/2 एल म्यू 0 एन स्क्वायर ए बाई एल, और इनटू में आई की वैल्यू बी एल बाई म्यू 0 एन का स्क्वायर, ये होगी। ये वैल्यू होगी कि नहीं होगी? भैया दोनों वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दी, कुछ नहीं किया। यू बी इजिकल टू हो गया 1/2 म्यू 0 एन स्क्वायर ए बाई एल बी स्क्वायर एल स्क्वायर म्यू 0 स्क्वायर एन स्क्वायर। म्यू 0 से म्यू 0 उड़ गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, एल से चला गया एल, तो इसकी वैल्यू कितनी बच गई? यू बी इजिकल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी? बी स्क्वायर ए बाई बी स्क्वायर ए एल बाई म्यू 0।
ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, देखो ध्यान से, 2 म्यू0 आएगी, सॉरी वो 2 भी तो है, देखो बी स्क्वेयर एल एरिया यहाँ से और म्यू0 यहाँ पे बच गया 2 पहले से था। ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। ये भी किसकी होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब आता है एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है, उसको यू बी बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू बी बार से। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगी, एरिया ए है, लेंथ एल है, ए एल होगी कि नहीं होगी, तो इसमें बोल सकते हैं यू बी बार इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बोल सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, बी स्क्वेयर ए एल बाई 2 म्यू0 डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या, तो एरिया इंटू लेंथ, इससे ये कट गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी बच गई, बी स्क्वेयर बाई 2 म्यू0। ये क्या होगी इसकी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमने कंप्लीट सोलेनॉइड कोयल हमने सेल्फ इंडक्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ओके बाय। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा म्यूचुअल इंडक्शन।